हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आयुर्वेद में जो हमारा पंचकर्म है उसमें जो हमारा कर्म है बस्ती, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी पेट की समस्याएं होती हैं उसमें ये कर्म किया जाता है। बस्ती मूत्राशय या गुदा मार्ग से जो औषध शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, यानी कि शरीर में जो औषधि हमें गुदा मार्ग यानी कि अधो मार्ग से जो दी जाती है वह बस्ती कहलाती है। आचार्य चरक के अनुसार जो नाभि प्रदेश, कटी, पार्श्व व उदर में पहुंचकर मलों व दोषों के संचय को विलोडित कर एवं शरीर का स्नेहन कर दोषों व मलों के साथ सुगमता पूर्वक अधो मार्ग से वापस लौट आती है, उसे बस्ती कहते हैं। आचार्य चरक ने कहा है जो नाभि प्रदेश और कटी यानी कि कमर, पार्श्व यानी कि जो हमारे साइड्स होते हैं, व उधर यानी कि पेट में पहुंचकर मलों व दोषों के संचय को विलोडित कर शरीर का स्नेहन कर दोषों व मलों के साथ सुगमता पूर्व अधो मार्ग यानी कि नीचे के मार्ग से जो वापस लौट जाती है उसे बस्ती कहते हैं। ये जितने भी हमारी शरीर में जितने भी कॉन्स्टिपेशंस हैं और इन सब की समस्याएं होती हैं उसमें बस्ती दी जाती है। अब है बस्ती के भेद। बस्ती को अनेक प्रकार से वर्गित किया गया है। अनेक आचार्यों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है। इसमें नंबर 1 है अधिष्ठान के आधार पर। ऐसे 4 वेद बताए हैं। अधिष्ठान के आधार पर पहला पक्वास्य बस्ती, जो बस्ती गुदा मार्ग से दी जाती है उसे पक्वास्य बस्ती कहते हैं। दूसरा है गर्भाशय गृहस्थी। गर्भाशय गृहस्थी स्त्रियों में अपत्य मार्ग यानी कि योनि मार्ग से दी जाने वाली जो बस्ती होती है वो गर्भाशय तक पहुंचकर अपना कार्य करती है, वो उत्तर बस्ती के अंतर्गत आती है। मूत्रा की अवस्थी मूत्रेंद्रिय मार्ग के द्वारा मूत्राशय में दी जाने वाली बस्ती मूत्राशय गृहस्थी कहलाती है। यह उत्तर बस्ती के नाम से ही वर्णित है। फिर है व्रणगत बस्ती। व्रण मुख से व्रण के शोधन व रोपण हेतु औषध द्रव देना व्रण बस्ती कहलाती है। व्रण यानी कि जो हमारे शरीर में फोड़ा फुंसी हो जाते हैं उनसे उनका शोधन कर रोपण हेतु औषध द्रव देना व्रण बस्ती कहलाती है। अब नंबर 2 है द्रव्य भेद से। द्रव्य भेद से 2 प्रकार की बताइए, निरुबस्ती और एक है अनुवासन बस्ती। तो नंबर 1 है निरुबस्ती। ऐसा है जिस बस्ती कल्पना में क्वाथ की प्रधानता होती है इसे निरुबस्ती कहते हैं। इसे आस्थापन बस्ती भी कहा जाता है। जो निरुबस्ती होती है उसमें क्वाथ दिया जाता है, और जो अनुवासन बस्ती होती है वो स्नेह कल्पना होती है और ये क्वाथ कल्पना होती है। इसे आस्थापन बस्ती भी कहा जाता है। दोषों को शरीर से बाहर निकालने अथवा दोषों का हरण व शरीर का रोहण करने से इसे निरुबस्ती कहते हैं। वय व आयु स्थापन करने से ये आस्थापन बस्ती कहलाती है। यानी कि वय यानी कि जो एज है वो उसका जो स्थापित करती है, इस वजह से इसे आस्थापन बस्ती भी कहते हैं। निरु बस्ती के कर्म के आधार पर अनेक विकल्प बताए गए हैं, जैसे माधुतेलिक बस्ती, यापना बस्ती, सिद्ध बस्ती, युक्तरथ बस्ती, इसी के भेद कहे गए हैं। जो माधुतेलिक बस्ती है, जिस बस्ती में मधु व तेल की प्रधानता होती है उसे माधुतेलिक बस्ती कहते हैं। और ये कफ जिसे कफ की समस्या होती है उसमें ये बस्ती दी जाती है। युक्तरथ बस्ती जो बस्ती यात्रा पर जाने के समय भी दी जा सकती है, इस बस्ती को युक्तरथ बस्ती कहते हैं। फिर है सिद्ध बस्ती। ये बस्ती शरीर में बल का संचय करती है, बल को बढ़ाती है व अनेक व्याधियों से रक्षा करती है। फिर है यापन बस्ती। यह बस्ती आयु का यापन करती है, वह सर्वकाल देय है, सभी कालों में इसको दे सकते हैं। नंबर 2 है अनुवासन बस्ती। अनुवासन में जिस बस्ती में स्नेह की प्रधानता हो वह अनुवासन बस्ती कहलाती है। इसमें हम स्नेह का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तेल है, घी है, इससे वे बस्ती दी जाती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो बस्ती शरीर में रहते हुए भी किसी प्रकार का दोष उत्पन्न ना करती हो, जो प्रतिदिन दी जा सकती हो, ये बस्ती हम प्रतिदिन दे सकते हैं, उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं। अनुवासन बस्ती के 3 भेद बताए हैं, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। नंबर 1 स्नेह बस्ती में बताया है जो निरु बस्ती है, निरु बस्ती की मात्रा की चतुर्थांश यानी कि 1/4 भाग मात्रा में दी जाने वाली जो बस्ती होती है वो स्नेह बस्ती कहलाती है। इसकी जो मात्रा होती है वो 6 पल होती है, यानी कि 240 ml।
नंबर दूसरा है अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती जो होती है स्नेह वस्ती से आधे परिमाण में। जो स्नेह वस्ती अगर हम 6 पल देंगे तो उसको हम 3 पल देंगे, अर्थात 3 पल यानी कि 120 ml में दी जाने वाली वस्ती है। नंबर थर्ड है मात्रा वस्ती। मात्रा वस्ती अनुवासन वस्ती से आधे प्रमाण में, अर्थात अगर ऐसे हम 3 पल देंगे तो इसको हम 1.5 पल देंगे। 1 सही 1/2 पल 60 ml की मात्रा में दी जाने वाली वस्ती है। फिर है कार्मुकता के आधार पर वस्ती के भेद। शोधन वस्ती। शोधन वस्ती वो होती है जो वस्ती प्रधानता दोषों व मलों का शोधन कर, जितने हमारे शरीर में दोष होते हैं उन सबको शोधन यानी कि हमारे पेट को साफ कर देती है, उसका शोधन कर देती है। नंबर दूसरा लेखन वस्ती। मेदो धातु मलों का लेखन। लेखन मतलब जितनी भी जमा हुआ अंदर मल होता है उन सबको ये वस्ती बाहर निकाल देती है। नंबर तीसरा स्नेह वस्ती। जो वस्ती स्नेह प्रदान होती है उसे स्नेह वस्ती कहते हैं, जैसे कि तेल है, घी है, ये सब को स्नेह वस्ती कहते हैं। फिर है व्रंगण वस्ती, जो शरीर को पुष्ट करने के लिए दी जाती है। व्रंगण मतलब जो व्यक्ति कमज़ोर हो उसको ये वस्ती दे सकते हैं जिससे कि व्यक्ति स्थूल हो जाए यानी कि मोटा हो जाए। पिच्छा वस्ती, जो धातु मलों व रक्त आदि के स्तंभन के लिए दी जाती है, यानी कि धातु मल और रक्त को रोकने के लिए, स्तंभन यानी कि रोकने के लिए जो दी जाती है उसे पिच्छा वस्ती कहते हैं। ग्राही वस्ती। ग्राही द्रव्यों के क्वाथ व कल्क से निर्मित होती है। जो ग्राही द्रव्य यानी कि जो द्रव्य हमें ग्रहण करने चाहिए उनके क्वाथ और कल्क से निर्मित होती है। फिर नंबर चौथा है वस्ती संख्या के आधार वस्ती। अब जो वस्ती है वो संख्या के आधार पर, जैसे कि कर्म वस्ती, काल वस्ती, योग वस्ती, ये 3 तरह के बताए हैं। इसमें कुल 30 वस्तियाँ होती हैं। कर्म वस्ती में 30 वस्तियाँ होती हैं और इसमें काल वस्ती में इसमें कुल 16 वस्तियाँ होती हैं और योग वस्ती में इसमें 8 वस्तियाँ होती हैं। वस्ती के अनुसंधान भेद है इसमें यापना वस्ती। फिर इसमें है आचार्य चरक ने सिद्ध स्थान 12 अध्याय में कुल 26 यापना वस्ती का वर्णन किया है। नंबर 2 सिद्ध वस्ती। सिद्ध वस्ती में रोग विशेष के शमनार्थ प्रयोग की जाने वाली वस्ती। यदि किसी के रोग का शमन हो गया है, उस रोग को ख़त्म करने के लिए वस्ती दी जाती है। फिर प्राशद योग की वस्ती, ये प्रशस्त प्रमाण में ही दी जाती है। फिर है तीक्ष्ण वस्ती यानी कि क्षार, मूत्र, लवण एवं ऊष्ण तीक्ष्ण औषधियों से निर्मित वस्ती, यह एक प्रकार की शोधन वस्ती है। तीक्ष्ण वस्ती यानी कि जितनी भी जो क्षार हैं, मूत्र है, लवण है और जितनी तीक्ष्ण औषधियाँ हो इससे वस्ती दी जाती है जो ये हमारे शरीर का शोधन करती है। मृदु वस्ती है बालक, सुकुमार तथा हीन सत्व वाले रोगियों के लिए वस्ती मधुर स्कंद की औषधियों, घृत, दूध आदि से निर्मित होने का सौम्य है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद है अत्यधिक स्नेहयुक्त भोजन देकर अनुवासन वस्ती देने, मद और मूर्छा उत्पन्न, मद मूर्छा च जनियेत द्विधा स्नेह प्रयोजिता, ये दिया है सुश्रुत चिकित्सास्थान 37 अध्याय के 55वें श्लोक में। इसमें ये है अनुवासन वस्ती देने के 100 मात्रा तक शयन करें, यानी कि 100 गिनती जो हम गिनते हैं और तब तक हमें शयन करना चाहिए। अनुवासन वस्ती का प्रत्यागमन काल है 3 याम यानी कि 6 घंटे। सुश्रुत भागवत सारंग दर ने अहोरात्र यानी कि 24 घंटे बताया है। निरुवस्ती देने का समय है मध्याह्न काल यानी कि मध्य में दी जानी चाहिए। निरुवस्ती की उत्तम मात्रा है 24 पल यानी कि 960 ml या 1000 ml। निरुवस्ती खाली पेट देना चाहिए और जबकि अनुवासन वस्ती आर्द्र पानी न देनी चाहिए, यानी कि जब पेट भरा हुआ हो तब देनी चाहिए। निरुवस्ती प्रत्यागमन काल है 1 मुहूर्त। इसमें अर्थ यापना वस्ती, यह निरापद वस्ती है। आयु, बल, वर्ण, शुक्र, मास वृद्धि हेतु एवं वस्ती परिहार काल में अपत्य आहार विहार से उत्पन्न व्यापद की चिकित्सा हेतु इस वस्ती का प्रयोग किया जाता है। इस वस्ती में औसत क्वाथ के साथ दूध है, मांस रस है, अंड रस है, घृत है आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इसके वस्ती के अनुशंसिक भेद हैं। और ये
इसमें कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती। इसमें कर्म बस्ती में 1 + 12 + 12 + 5 = 30। इसमें जितनी भी ये बीच में होती हैं ये निरूप बस्ती होती हैं, और जितनी लास्ट में होती हैं ये अनुवासन बस्ती होती हैं। जैसे कि कर्म बस्ती में लास्ट 5 अनुवासन है, इसमें 3 अनुवासन है, इसमें 1 अनुवासन है। इस तरह से हम इसमें गिनती करते हैं। और ये जो कर्म बस्ती है ये 30 बताई है, और काल बस्ती 16 बताई है। 16 बस्ती देने का विधान है, और योग बस्ती इसमें कुल 8 बस्तियाँ बताई हैं। इसको हम ऐसे इस तरह से लिखते हैं 1 + 3 + 3 + 1 = 1, यानी कि सबसे पहले इसमें अनुवासन देंगे, फिर निरूप और फिर अनुवासन, फिर इनमें बीच में निरूप देंगे, फिर अनुवासन देंगे। लास्ट में हमेशा अनुवासन बस्ती दी जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है, जो हमारी योग बस्ती है वो इम्पोर्टेंट है। और जो ये अपना बस्ती है ये हमारी आयु को बढ़ाती है, वर्ध को बढ़ाती है, और शुक्र भी बढ़ाती है, मांस की वृद्धि करती है। ये हमारे ये अपना बस्ती, ये चिकित्सा हेतु इस बस्ती का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी हेल्थी चीज़ों का उपयोग करते हैं इस बस्ती में। अब इसमें हम आगे बताएंगे, इसमें बताएंगे स्त्री को उत्तान शयन यानी कि सीधा लटाकर। अब उत्तर बस्ती की बात करते हैं। उत्तर बस्ती में स्त्रियों को योनि मार्ग से यानी कि मूत्र मार्ग से, और पुरुषों को मूत्र मार्ग से दी जाती है। पुरुषों को बिठाकर दी जाती है, और स्त्रियों को उत्तान शयन यानी कि सीधा लटाकर दी जाती है। शिशु एवं वृद्ध में एकमात्र पंचकर्म है निरूप बस्ती। निरूप बस्ती शिशु एवं वृद्ध के लिए हितकर होती है। फिर है इसमें उत्तर बस्ती का प्रमाण होता है 12 अंगुल। ये चरक ने बताया है, आचार्य चरक ने बताया है कि इतने हम साइज का इसमें यूज करेंगे शस्त्र। और सुश्रुत ने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है 14 अंगुल, और स्त्रियों में बताया है 10 अंगुल। उत्तर बस्ती का नेत्र का प्रवेश, मतलब उत्तर बस्ती में जो हमें कितना प्रविष्ट करना है, योनि द्वार में 4 अंगुल, और जो मूत्र मार्ग है उसमें 2 अंगुल प्रविष्ट करना है। कन्याओं के मूत्र मार्ग में 2 अंगुल प्रविष्ट करना है, और कन्याओं की योनि मार्ग में बस्ती नहीं दी जाती है, केवल स्त्रियों को दी जाती है। और स्त्रियों में जो उत्तर बस्ती देने का जो समय होता है वो आर्तव काल होता है, यानी कि पीरियड्स में बस्ती दी जाती है, नॉर्मल डेज में नहीं दी जाती है। और फिर है उत्तर बस्ती में स्नेह की जो मात्रा होती है, जो भी हम स्नेह देते हैं तेल घृत, वो हम कितना देते हैं। आचार्य चरक ने बताया है अर्धपल यानी कि 2 तोला, 2 तोला यानी कि 20 ml हम इसकी देते हैं। इसके बाद ये बस्ती टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में